Hello, I am here again and today we discussed on the topic of board committees. पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि बोर्ड कमिटीज़ कौन कौन सी है। आज उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती हैं ऑडिट कमिटीज़। ऑडिट कमिटीज़ किन कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं? तो सबसे पहले एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, दूसरी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा है। और कौन सी कंपनी इसमें कवर नहीं होगी? तो ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो कि जॉइंट वेंचर है, होली ओन सब्सिडरी है या डोमेंट कंपनी है। अब ऑडिट कमेटी कंपनीज एक्ट में भी मैंडेटरी है और सेबी एलओडीआर में भी मैंडेटरी है। दोनों में ही कंपोजिशन कैसा होगा? तो सबसे पहला, नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम 3 होने चाहिए, सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग भी मिनिमम 3 होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो कंपनीज एक्ट में मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बोली गई है एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ के। और सेबी एलओडीआर में 2/3 होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो टोटल डायरेक्टर है उसके 2/3। और अगर आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर है तो सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। चेयरपर्सन की बात करो तो कंपनीज एक्ट में कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, पर सेबी एलओडीआर में चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपनीज एक्ट में बोला है कि मेजॉरिटी मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन्स जो है वो इतने एबल होने चाहिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ भी सके और उसे समझ भी सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ जाता है, जैसे कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो ये सारी चीज़ें वो पढ़ सके, उतने एबल होने चाहिए। और सेबी एलओडीआर में सारे मेंबर्स फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए और एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जिससे अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो। वहीं एजीएम या फिर जनरल मीटिंग अगर होती है तो उस केस में प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? तो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट SS2 में बताया गया है कि या तो चेयरमैन या फिर कमेटी का कोई भी मेंबर जो कि अथराइज़ किया गया है चेयरमैन के बिहाफ पे टू अटेंड दी जनरल मीटिंग, वो उनका प्रेजेंस होना ज़रूरी है। वहीं चेयरपर्सन प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग में टू आंसर द शेयर होल्डर क्वेरीज एज पर सेबी एलओडीआर। फिर नेक्स्ट आता है कमेटी का सेक्रेटरी कौन होना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट में तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, पर सेबी एलओडीआर में कंपनी सेक्रेटरी को बताया गया है। फिर आता है मीटिंग और कोरम। तो मीटिंग और कोरम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वही फॉलो किया जाता है जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 में बताया गया है। और सेबी एलओडीआर में मीटिंग के बारे में ये प्रोविज़न दिया है कि साल में 4 मीटिंग होनी चाहिए और 2 मीटिंग में 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और वहीं कॉरम की बात करें तो 2 और टोटल डायरेक्टर है उसका 1/3 विच एवर इज़ हायर इतने प्रेजेंट होने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है फंक्शंस और रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी का क्या रोल है? तो अगर किसी ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है, उनके रेम्यूनरेशंस या उनके टर्म्स क्या होगी ये सब डिसाइड करना, उसके बाद ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, उनकी परफॉर्मेंस, ऑडिट की प्रोसेस को रिव्यू और मॉनिटर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट को एग्जामिन करना, कोई भी अप्रूवल देना किसी भी ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड विच इज़ रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी, वैल्यूएशन करना कंपनी के एसेट्स का, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इवेल्यूएट करना, ये सारे जो है ऑडिट कमिटीज़ के रोल में आते हैं। वहीं नेक्स्ट आता है डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हर साल अपने रिपोर्ट में ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन है जो वो डिस्क्लोज़ करना रहेगा। और इन केस अगर बोर्ड कोई भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करता है ऑडिट कमेटी की, तो सेम वो भी डिस्क्लोज़ करनी रहेगी बोर्ड रिपोर्ट में विथ रीजंस। अब हम अभी रोल ऑफ ऑडिट कमेटी एज़ पर कंपनीज एक्ट ऊपर पढ़ के आए, वैसे ही सेबी एलओडीआर में भी रोल ऑफ ऑडिट कमेटी बताया गया है जो सेम ही है कंपनीज एक्ट में जैसा बताया गया है वैसे ही। उसके अलावा कुछ और मैंडेटरी हैं जो ऑडिट कमेटी को रिव्यू करना रहता है। तो उसमें से कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट डिस्कशन करना, फाइनेंशियल कंडीशन का एनालिसिस करना, उसके अलावा कोई भी चीफ इंटरनल ऑडिटर है उनका अपॉइंटमेंट, रिमूवल या टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन का रिव्यू करना, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस क्वार्टरली हो या फिर एनुअल स्टेटमेंट
दोनों का। तो ये सब जो है ये सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग मैंडेटरीज होते हैं। फिर आती है नेक्स्ट विजिल मैकेनिज़म्स। विजिल मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश किया जाता है कंपनी के डायरेक्टर्स और उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो रिपोर्ट कर सकें उनकी जो भी जेन्युइन कंसर्न्स है या फिर कोई ग्रीवेंसेस हैं। किन कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो एवरी लिस्टेड कंपनी और कंपनी जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हो पब्लिक से, और ऐसी कंपनीज़ जो कि मनी बोरो करती है फ्रॉम बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन एक्सीज ऑफ 50 करोड़ रुपीज़। फिर नेक्स्ट कमेटी आती है नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी सेम है जैसी ऑडिट कमेटी में बताई गई है। वहीं फिर आता है नेक्स्ट कंपोजिशन। अगेन कंपनीज एक्ट और सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग क्या रहेगा कंपोजिशन, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम 3 या उससे ज़्यादा होने चाहिए एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। साथ ही में कंपनी का चेयरपर्सन अगर कोई है तो वो एज अ मेंबर अपॉइंट तो हो सकता है, लेकिन उस कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता। वहीं सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टोटल मेंबर्स का हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, और सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 2/3 ऑफ दी टोटल मेंबर्स जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। चेयरपर्सन कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविज़न नहीं है, पर सेबी एलओडीआर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बताया कि वो चेयरपर्सन होना चाहिए। प्रेजेंस इन एजीएम और जनरल मीटिंग की बात करें तो चेयरपर्सन या उनके एब्सेंस में कोई अदर मेंबर ऑफ द कमेटी जो कि ऑथराइज़ किया गया है वो अटेंड कर सकता है। वहीं सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग अगेन चेयरपर्सन प्रेजेंट रहेगा एट एजीएम। हाउएवर चेयरपर्सन पर डिपेंड करता है कि कौन क्वेरीज का आंसर देगा। मीटिंग और कोरम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वही फॉलो की जाएगी जो एज़ पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 में बताया गया है, और सेबी एलओडीआर में मीटिंग एटलीस्ट साल में एक बार होनी चाहिए, और कोरम जो है वो 2 या 1/3 ऑफ मेंबर विच एवर इज़ हायर उतने होने चाहिए, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अटेंडेंस में प्रेजेंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आती है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। एप्लीकेबिलिटी, ऐसी कंपनीज जिसमें 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर या कोई अदर सिक्योरिटी होल्डर है, तो उस केस में स्टेक होल्डर रिलेशनशिप बनाना मैंडेटरी हो जाता है। कंपोजिशन की बात करें तो नंबर ऑफ डायरेक्टर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चेयरपर्सन या कोई अदर मेंबर जैसा कि बोर्ड डिसाइड करे उतना होना चाहिए, और वहीं सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग बात करें तो मिनिमम 3 विथ एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वहीं आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। चेयरपर्सन दोनों ही केस में कंपनीज एक्ट और सेबी एलओडीआर के केस में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। प्रेजेंस इन एजीएम और जनरल मीटिंग की बात करें तो चेयरपर्सन प्रेजेंट रहेगा एजीएम में टू आंसर द क्वेरीज ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स। मीटिंग और कोरम कंपनीज एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है, सेम वही फॉलो करेंगे जैसा कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 में बताया गया है। और सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग मीटिंग साल में एक बार होनी चाहिए, कोरम कोई स्पेसिफाई नहीं की गई है। उसके अलावा अगर कोई भी कंपनी सेक्शन 177 और सेक्शन 178 यानी ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के प्रोविज़न का कॉन्ट्रावेन करती है तो उस केस में कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 5 लाख, और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज़। केस में कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी आती है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बना सकती हैं। उनकी एप्लीकेबिलिटी किन कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ जो है उन कंपनीज़ के ऊपर ये कमेटी मैंडेटरी होती हैं। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी को डिटरमाइन कैसे किया जाएगा, तो इट कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज एट द एंड ऑफ द इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड अ हाई वैल्यू डेप्ट लिस्टेड एंटिटी। कंपोजिशन की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए विथ मेजॉरिटी ऑफ देम बिंग मेंबर्स ऑफ बीओडी, और उसमें से एटलीस्ट एक जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। वहीं अगर कंपनी आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन कौन होगा, तो मेंबर ऑफ बीओडी या सीनियर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स
जो लिस्टेड एंटिटी का है वो कमेटी का मेंबर रहेगा। मीटिंग एंड क्वारम की बात करें तो मीटिंग एटलीस्ट साल में 2 होनी चाहिए। क्वारम की बात करें तो 2 और 1/3 ऑफ मेंबर विच एवर इज़ हायर, उसमें से एटलीस्ट एक मेंबर जो होना चाहिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होना चाहिए इन अटेंडेंस, और 2 मीटिंग्स के बीच में 180 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी आती है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। ये किन कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो हर कंपनी के ऊपर जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है ड्यूरिंग द इमिडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो उस केस में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनाना ज़रूरी होता है। वहीं अगर तुम्हारा CSR ऑब्लिगेशन 50 लाख से कम है तो उस केस में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनाना मैंडेटरी नहीं है। उस केस में नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी। CSR कमेटी में 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट एक डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अगर किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस केस में विदाउट सच डायरेक्टर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। प्राइवेट कंपनी के केस में ओनली 2 डायरेक्टर से ही CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी। नेक्स्ट आती है फॉरेन कंपनी। तो उस केस में एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, जिसमें से एक पर्सन जो है वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए और दूसरा नॉमिनेट किया जाएगा बाय फॉरेन कंपनी। देन मीटिंग और कोरम की बात करें तो मीटिंग एज़ पर सेक्टर स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग होगी, और कोरम की बात करें तो बोर्ड जैसा भी स्पेसिफाई करेगा उतना कोरम में होना चाहिए। वहीं अगर कोई कोरम स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो ऑल द मेंबर्स ऑफ सच कमेटी शैल बी प्रेजेंट टू फॉर्म द कोरम। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी कंपनी की वेबसाइट में मैंडेटरीली ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी रहेगी, यानी कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी, CSR पॉलिसी क्या है और कौन कौन से बोर्ड ने प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, ये सारी चीज़ें वेबसाइट में डिस्क्लोज़ करना रहेगी। आज के लिए इतना ही, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड थैंक यू सो मच।